वीडियो में हम लोग सेल बायोलॉजी को पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी से कवर कर लेने वाले हैं। एक एक चीज़ को, हर एक बात को हम लोग एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करें सेल बायो, मतलब सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा भाई, सेल होता क्या है? अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या है कि सेल जो है सभी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट है। जो भी लिविंग है उनके अंदर सेल तो प्रेजेंट होता ही है। अब ऑर्गेनिज्म क्या है, कई कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो कि केवल एक सेल के बने, उनको यूनिसेलुलर बोल दिया। कई हमारे लोगों जैसे हैं कि भैया कई सारी सेल का मिल के बने हैं, तो उनको मल्टी सेलुलर बोल दिया। अच्छा, सेल होता क्या है ऐसा बोला तो अच्छा, कोई कोई ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है तो उनकी एक सेल ही जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है और अपने जो भी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। कोई भी चीज़ अगर सेल से कम है तो वो जो है लिविंग नहीं मानी जाएगी, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगी वो। अच्छा, सेल की बात करें तो इसलिए क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, साइंटिस्ट की बात हम लोग इधर लिख दिए। देखो, अगर बात करें तो सबसे पहली लिविंग सेल किसने देखी, तो बात करें एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और इन्होंने देखी और इसके बारे में डिस्क्राइब किया। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। अगर बात करें टिश्यू, तो टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू को सबसे पहले श्लाइडर ने देखा। श्लाइडर एक साइंटिस्ट थे जर्मन के, जो कि प्लांट्स पे वर्क कर रहे थे, इसलिए बॉटनिस्ट थे। तो अगर बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स में ही क्या देखा, टिश्यू देखे कि कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही है। तो प्लांट टिश्यू के बारे में किसने बताया, भाई श्लाइडर ने। उसके बाद उसी टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने 1838 में काम किया, भाई 1839 में साइंटिस्ट जर्मन में ही थे, उनका नाम है श्वान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो सेल होती है, एनिमल सेल पर स्टडी कर रहा था, इसलिए ये कौन हो गया, तो ये हुआ जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या देखा कि जो सेल है, सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, लेकिन प्लांट सेल में एक स्पेशल टाइप की कवरिंग होती है बाहर, उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट्स का, जहाँ पे पॉइंटर हो वहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है वो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का, ठीक है, अच्छी बात है। वहीं अगर बात करें हम लोग, तो श्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि भाई सेल थ्योरी कैसी होनी चाहिए। तो भाई उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बने होते हैं सेल के और उनके प्रोडक्ट के बने होते हैं। फिर दोनों लोगों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी, श्लाइडर और श्वान ने। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नई सेल कहाँ से आ रही है। लोगों ने पूछा भाई नई सेल कहाँ से आ रही है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विल्चो, इन्होंने 1855 में क्या किया कि बताया कि भाई नई सेल जो है वो पुरानी सेल से आ रही है, मतलब न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला गया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है। अच्छा, तो अब इनके कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया, श्लाइडर और श्वान वाले को मॉडिफाई करके फाइनल शेप क्या आया कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल और उनके प्रोडक्ट के बने हुए हैं, लेकिन जो नई सेल है वो पुरानी सेल से आ रही है। इतनी बात सुनाती है। अच्छा, वही अगर बात करें सेल के बारे में और कि भाई सेल दो तरीके की हो सकती है, एक तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, हम लोगों में, और एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वायरस में। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं, यूकैरियोटिक में अपन लोगों में यू मतलब तुम, तो तुम कैसे यूकैरियोटिक ऐसे याद रख सकते हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कि वो कहीं एक डिफाइन एरिया में प्रेजेंट नहीं है, पूरे में स्कैटर्ड तरीके से है। कहाँ, अंदर सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में ही। अच्छा, इसके अलावा साइटोप्लाज्म क्या है कि जो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बढ़ाता है सेल में, जिसको क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म काम क्या करता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी सेलुलर एक्टिविटी होगी सब यही होंगी, मतलब मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। वही अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल में, एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वो ऑर्गेनेली कौन है, तो वो ऑर्गेनेली होता है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अलावा ये राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। और बाकी जो भी ऑर्गेनेली हैं जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, इनके सबके चारों तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इतनी बात सुनाती नहीं आती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। इनके चारों तरफ तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इनमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अच्छा भैया, लेकिन राइबोसोम ऐसा है कि जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन फिर भी ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, साथ साथ प्रोकैरियोट्स में भी ये पाया जाता है। तो एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि दोनों में पाया जाता है। अच्छा, वही अगर बात करें हम लोग, जो राइबोसोम है इसका एक और फीचर है कि ये केवल साइटोप्लाज्म में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये जो है दो ऑर्गेनेली के अंदर भी पाया जाता है। किसके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग, तो एनिमल सेल्स में जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जैसे कि एक और होता है उसका नाम है सेंट्रोजोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। अपन सेल डिवीजन वाले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी, सेंट्रोजोम का वर्क पढ़ेंगे, अभी तो सेंट्रोजोम को भी पढ़ेंगे। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग, तो जो सेल होती है वो साइज और शेप में एक्टिवली मतलब अलग अलग होती है। जैसे माइकोप्लाज्मा जो होती है वो स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और वही बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी होती है 5 से 7 लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की बात करें तो वो कौन है, ऑस्ट्रिच एग लिखा है कहीं पे यार,
ऑस्ट्रिच एग होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है उसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। नर्व सेल जो होती है लंबी सेलों में से एक है सेल, कौन? नर्व सेल जो होती है लंबी सेलें होती हैं। अच्छा, इनके शेप भी अलग अलग होते हैं, जैसे डिस्क शेप हो सकती है, पॉलीगनल हो सकती है, कॉलुमनर हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, और इवन इरेगुलर भी हो सकती है सेल। शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म, क्या फंक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से इनकी शेप बदलते हैं। तो कुछ शेप दे रखे, रेड ब्लड सेल देखो राउंड एंड बाई कॉनकेव है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो WBC कैसी है भाई? अमीबॉइड है। कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स होती है, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होती हैं, और नर्व सेल्स जो है ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, लंबी हैं। ट्रैकिड एक इलोंगेटेड, और देखो मीजोफिल राउंड एंड ओवल शेप की होती हैं। अच्छा, अब हम लोग पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर यूकैरियोटिक सेल को भी पूरा पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल बात करें तो ये किसमें होती है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरोनोमोनियाइक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जनरली क्या होती है? ये सेल्स स्मॉल होती हैं यूकैरियोटिक सेल से, लेकिन इनमें डिवीजन कैपेबिलिटी उनसे ज़्यादा होती है, मतलब मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, मैनी वेरी ग्रेटर इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज में ये भी वेरी करते हैं। बेसिक 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से भाई? जैसे कि बैसिलस रॉड शेप, स्फेरिकल कोकस, कॉमा शेप विब्रियम, और स्पाइरल शेप स्पाइरलम होते हैं। वहीं अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। शेप ऑफ फंक्शन में वाइड वैराइटीज़ है, तो ये देख लो भाई, सबके सब प्रोकैरियोट जो भी हैं सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, केवल एक को छोड़ दो, किसमें भैया? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो सब प्रोकैरियोट्स में जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, अच्छी बात भैया। वहीं अगर बात करें तो इनमें क्या है भाई? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो कोई नहीं होता, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेसिकली नेकेड होता है। अच्छा, इसके अलावा एक बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल इसका मेन होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है कुछ जगह पे। तो कहीं कहीं क्या होता है कि भाई एडिशन टू द जीनोमिक DNA, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर DNA पाया जाता है, जो कि कई सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये सर्कुलर DNA को अपन बोल देते हैं ये जीनोमिक DNA के अलावा है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इसका एक यूनिक फिनोटाइप होता है कि ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स होता है, इसके लिए इसका यूज अपन लोग उसमें करेंगे, क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में अपन लोग इसका यूज पढ़ेंगे। अच्छा भाई, जो भी DNA अपन लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि जो भी, जैसे इसमें देखो एक्स्ट्रा DNA प्रेजेंट है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है। अपन लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA है, वो भी डबल स्टैंडर्ड वाला ही है। वहीं अगर अपन लोग प्लास्टिड के अंदर पढ़ेंगे तो वो भी डबल स्टैंडर्ड वाला ही DNA होगा वहाँ भी, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग जो माइकोप्लाज्मा होता है, तो माइकोप्लाज्मा भाई सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये दोनों में डिजीज कर सकता है, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छा, कुछ के साइज और देखें, जैसे टिपिकल बैक्टीरिया में से 2 माइक्रोमीटर, PPLO जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। तो कुछ की बातें करी गई हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जो प्रोकैरियोट में सेम पाया था, केवल किसको छोड़ दें? तो राइबोसोम को छोड़ दें। अच्छा, क्या होता है प्रोकैरियोट्स में जो कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर से घुस ही जाती है साइटोप्लाज्म साइट में, उस सरफेस को बोल देते हैं अपन लोग मीजोसोम। क्या बोल देते हैं? मीजोसोम। तो मीजोसोम जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसका? प्रोकैरियोट्स का, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बनाती है। अब अगर हम बात करें तो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, अगर इसके मॉडिफिकेशन की बात करें तो सेल में क्या होता है? इसकी 3 लेयर होती हैं। तो सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं भाई, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर देखिए तो भाई सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि आउटर मोस्ट होती है। अब ये कुछ में क्या होती है कि लूजली सीथेड होती है, जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, कुछ में थिक एंड टफ होती है, तो उसको कैप्सुलेटेड बोलते हैं। अच्छा, जो इसके अंदर जस्ट नाउ क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल का काम क्या है कि ये भाई इसका काम है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, इसके अलावा प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाता है। वही अगर बात करें हम लोग, ये डिटरमाइन द शेप करता है, कौन भैया? सेल वॉल जो होती है डिटरमाइन द शेप करता है, शेप को भी डिटरमाइन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यूकैरियोट्स के लगभग सिमिलर होती है। अगर मैं बात करें बैक्टीरिया में जो होती है केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है, तो वही दिख रहा है अपन लोगों को, टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर है, तीनों लेयर अपन लोग देख ली। ईच लेयर परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट तरीके से काम करते हैं। अच्छा, जो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन वाला पोर्शन अंदर घुस जाता है उसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम। मीजोसोम किसमें हेल्प करता है? तो सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, इसके अलावा रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन में हेल्प करता है। एक साइंटिस्ट थे ग्राम विज, उन्होंने क्या किया कि स्टेन करके देखा बैक्टीरिया को, जो स्टेन हो जा रहे थे उनको बोल दिया ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं हो रहा था उनको बोल दिया ग्राम नेगेटिव। तो जो ले रहे थे स्टेन ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं ले रहे थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एक बात कि जो मीजोसोम होती है वो किसकी शेप हो सकती है? तो वेसिकल शेप हो सकते हैं, ट्यूबुलर शेप हो सकते हैं, और लेमिला शेप हो सकते हैं। ये बात अपन लोग पढ़ लेंगे। वहीं अगर बात करें जो अब जो मीजोसोम उसको काम किया, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट, अब यहाँ मीजोसोम खत्म हो गया। अब बात करें कुछ प्रोकैरियोट्स में क्या होता है
जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं जिनको अपन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, बिल्कुल सेम तरीके के होते हैं तरीके से, लेकिन उनको अपन क्रोमेटोफोर बोलते हैं क्योंकि उनमें जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं भाई, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं क्योंकि उनमें पिगमेंट होते हैं। ये भी एक तरीके से म्यूजियम जैसे अंदर ही साइटोप्लाज्म में धसे से रहते हैं। अगर मैं बात करें कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, तो मोटाइल होते हैं तो उनके कुछ नॉन मोटाइल। तो मोटाइल में क्या होता है कि उनमें फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोल देते हैं। अच्छा, जो फ्लैजिला है ये बात करें तो ये नंबर और अरेंजमेंट में अलग अलग हो सकता है। अब इसके तीन पार्ट होते हैं फ्लैजिला के, फिलामेंट, हुक और बेसल पार्ट। जो फिलामेंट होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है इसमें और एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस आउटसाइड बाहर निकला रहता है। वहीं अगर बात करें फ्लैजिला के अलावा भी कुछ सेल सरफेस पे एक्सटेंशन होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्लाई और फिम्बरी। पिलाई को अगर बात करें तो ये इलोंगेटेड टिब्यूल्स हैं और फिम्बरी बात करें तो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर। फिम्बरी फाइबर, पिलाई इलोंगेटेड टिब्यूल्स है। अच्छा, पिलाई जो होती है ये मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है। अब पिलाई और फिम्बरी का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। इनका काम क्या होता है, तो ये जैसे कि बहती हुई पानी में वहां पर चिपकाने में काम होता है कहीं भी। तो हेल्प द अटैच टू बैक्टीरियम टू रॉक्स एंड स्ट्रीम ऑल्सो टू हेल्प, मतलब होस्ट टिश्यू में इनको चिपकाने में काम करती है। वही अगर बात करें तो अब लोग अब क्या करते हैं, सेल को देख लेते हैं। तो सेल में क्या होती है, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। अब भाई ये चीजें प्रेजेंट जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, वैक्यूल हो गया, एक्स्ट्रा एरिया कवर ये पूरा, मिडल लेमिला हो गया, सेल वॉल हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, पेरोक्सिसोम प्रेजेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हो गया। और ये बात करें तो लाइसोसोम है और यहाँ क्या बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ये प्लांट सेल होगी क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये भाई गोल्जी बॉडी हो गई, माइक्रोविलाई हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म ये हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इन्हीं को ही अब अपन लोग एक एक करके पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राइबोसोम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों में पाया जाता है भाई, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में। तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एसोसिएट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो प्रोकैरियोट में होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका रहता है और ये जो होता है ये दो सब यूनिट का बना होता है, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। तो अगर बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स में 70 पाया जाता है और यूकैरियोट्स में 80। तो इनमें 20 कम कर दिया, 70 में से 20 गया और 50 में से 20 गया तो कितना बचा 30। तो इनकी दो सब यूनिट होती है 50 और 30। स्मॉल कितनी है 30 एस की और बड़ी कितने की है 50 की। वहीं इसमें बात करें 20 कम कर दिया, 80 से 20 गया तो 60 हो गया, 60 से 20 गया 40। तो 60 और 40 होता है, 40 स्मॉल सब यूनिट हो गई और लार्ज सब यूनिट कितनी हो गई भाई 60 की होती है। इसमें एस लगा रहे हैं, एस का मतलब होता है भाई, अभी आगे बताएंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट जो भी है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वो आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ लिखानी है राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। सेवरल राइबोसोम कहीं कभी कभी एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं और क्या बनाते हैं भाई, प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, तो पॉलीजोम या फिर क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम बोल देते हैं। इनका काम करते हैं कि भाई एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया करते हैं। अच्छा, इनकी साइज की बात करें तो 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। तो अपन लोगों ने ये पूरा कवर कर लिया। अब क्या होता है, किसी प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडी होती है। इंक्लूजन बॉडी क्या है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया खाने का उसको जो है ये लोग स्टोर कर लेते हैं इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। इंक्लूजन बॉडी जो होती है किसी भी बाउंड्री से बाउंड नहीं रहती, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम इनके चारों तरफ नहीं होता है। इनके नाम की बात करें तो जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। अच्छा, कुछ गैस वेक्यूल प्रेजेंट होते हैं, किन में होते हैं, तो ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। क्या भाई, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके आगे जो भी पढ़ेंगे तो सारी बातें यूकैरियोटिक सेल की ही करने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। क्यों भैया, क्योंकि भैया प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप होता है। वही बात करें वैरायटी, कॉम्प्लेक्स, लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो भी आगे पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम में हो जाता है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। क्यों, क्योंकि जैसे कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है और लार्ज सेंटर वैक्यूल प्रेजेंट है, जो कि एनिमल में एब्सेंट है। वहीं एनिमल में बात करें तो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ प्लांट्स में एब्सेंट होता है। अब अपन लोग आगे पढ़ते हैं। अगर बात करें तो अगर आप लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन क्या था, तो शुरुआत में सभी ऑर्गेनेली को नहीं पढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इतना अपन लोगों के पास देखने की क्षमता नहीं थी। जब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया उसके बाद ही सारी बातें हुई, इसलिए बहुत जगह पर लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जिक्र देखेंगे कि भाई डिटेल स्ट्रक्चर जो थी कब भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 1950 में डिस्कवरी के बाद जब सेल मेम्ब्रेन को देखा गया तो पता चला कि उसमें भाई किससे बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है। लिपिड होता है उसमें वो मेनली फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। वही अगर बात करें मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या पता चला भाई, इसमें जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब अगर बात करें तो आरबीसी का जो एरिथ्रोसाइट होता है उसकी जो है डिस्कशन किया गया कि पता चला कि उसमें प्रोटीन और लिपिड किस अमाउंट में है, तो 52% प्रोटीन और 40% लिपिड इसमें प्रेजेंट रहता
है। अच्छा, इसमें प्रोटीन जो होता है वो दो तरीके प्रेजेंट होता है, एक तो पेरीफेरी रहता है उसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन बोल दिया, और एक अंदर घुसा रहता है तो इंटीग्रल प्रोटीन बोल दिया, जो कि पार्सली या टोटली बरीड हो सकता है, मतलब पूरा घुसा हो सकता है, थोड़ा बहुत घुसा रह सकता है। अच्छा, जो लिपिड होता है वो लिपिड दो तरीके होता है, इसका दो पोर्शन होते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो हाइड्रोकार्बन की बनी है, तो जो और एक होता है हेड होता है भाई जो कि पोलर होता है, तो पोलर होता है तो ये इसको हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, तो इसलिए ये पोलर एंड जो होता है बाहर रहता है, ये दो बाइलेयर में ऐसे करके जुड़ जाते हैं, ऐसे करके वी शेप बना लेते हैं दोनों साइड, तो ये पोलर एंड बाहर हो जाते हैं, और अंदर जो होती है वो टेल जो होती है आराम से सुरक्षित बनी रहती है। अच्छा भैया, हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है लिपिड के अंदर रहती है, पोलर एंड बाहर रहता है, तो मोड सिचुएशन हाइड्रोकार्बन का ये नॉन पोलर अंदर रहता है। अब उसके बाद एक मेम्ब्रेन का एक एडवांस टाइप मॉडल दिया किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने, तो उसकी डायग्राम देख लेते क्या भाई, पहले बता देते क्या है भाई। इन्होंने एक सिंगर निकोलसन ने मॉडल दिया, इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा देख लो भाई, इसमें देख लो ये भाई लिपिड की बाइलेयर हो गई, ये ऊपर देखो नीचे साइड गोले गोले लिपिड के हो गया, और ये देखो नॉन पोलर अंदर टेल साइड हो गई। अच्छा, प्रोटीन की बात करें तो देखो ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये देखो पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, ये इंटीग्रल प्रोटीन अंदर तक धसी हुई है देखो भैया। अच्छा, अभी फॉस्फोलिपिड लिपिड की बाइलेयर दे रखी है, और वही बात करें ये देखो इसके ऊपर शुगर प्रेजेंट है, और ये कोलेस्ट्रॉल दिखाया गया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया, जो किसने दिया भाई, सिंगर निकोलसन ने दिया। इसकी बात करें तो कौसी फ्लूइड नेचर होती है किसकी भाई, लिपिड की। तो इससे क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो लेटरल मूवमेंट कर पाते हैं, तो लेटरल मूवमेंट्स क्या होता है कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में ईजिली हो जाता है, तो ओवरऑल बाइलेयर में कर पाते हैं। एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, तो एज इट्स फ्लूडिटी, इसकी मतलब कितना फ्लूडिटी है उतना ही ज़्यादा उसमें मूवमेंट कर पाएगी। अच्छा, इस फ्लूडिटी का हेल्प किस में हो जाता है, तो आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई सेल ग्रोथ में पहले सेल ने ग्रोथ किया तो क्या करेगा, डिवीजन करेगा, डिवीजन किया तो दो सेल बन गए, दो सेल के बीच में कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन क्या बोल देंगे भाई, इंटर सेलुलर जंक्शन। तो इन किसमें हेल्प करता है, तो सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंटर सेलुलर जंक्शन, सीक्रेशन एंड एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है क्या भाई, फ्लूडिटी जो है इन 5 कामों में हेल्प करता है, इजीली याद हो जाएगा। वहीं अगर बात करें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। और बात करें मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अच्छा, लेकिन जो वैसे पार्टिकल हैं जैसे कि पैसिव जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल उनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए पैसिवली होते हैं, तो पैसिवली मतलब कोई एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अलॉन्ग कंसंट्रेशन, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स अपने आप ही चले जाएंगे। लेकिन अगर पानी का ऐसा ही काम हो रहा है तो इसको बोल देते हैं अपन लोग ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पानी जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं भाई, वाटर के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी पोलर मॉलिक्यूल को अगर क्रॉस करना हो मेम्ब्रेन को तो कैसे करेगा, तो उसको क्रॉस करने के लिए ये नॉन पोलर बाइलेयर से, क्योंकि लिपिड नॉन पोलर है उससे क्रॉस हो नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं, तो इसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन इनको जो है इधर से उधर ले जाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाना चाहते हैं, ये तो पोलर वाले हैं लेकिन जाते कंसंट्रेशन के बिहाफ से, लेकिन प्रोटीन करती ट्रांसफर, लेकिन कुछ अगेंस्ट कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल आयन जाते हैं, तो उनके लिए अपन को जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, एटीपी का खर्चा होता है, उसके लिए में सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत होती है। अच्छा, सोडियम पोटेशियम पंप एक मशीन है, वही बात करें प्रोटीन भी एक तरीके से मशीन है, तो मशीन एक लिमिटेड अमाउंट में ही है ना, तो इनमें एक ना एक टाइम के बाद सेचुरेशन आ जाएगा। सेचुरेशन मतलब कि एक टाइम के बाद लिमिटेड नंबर, जैसे सारे प्रोटीन अगर इंगेज हो गए ट्रांसपोर्ट करने में, तो एक टाइम के बाद भाई सिचुएशन आया कि भाई 10 ही मॉलिक्यूल इधर उधर जा सकते हैं, 20 अगर प्रोटीन है तो 20 ही मॉलिक्यूल इधर उधर जा सकते हैं, मतलब इस तरीके से टाइम पे सेचुरेशन आ जाएगा। वही अगर बात करें हम लोग सेल वॉल की, सेल वॉल क्या है भाई, ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि भाई क्या काम कर रही है, तो शेप प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, इन्फेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, एल्गे की जो होती है सेल वॉल वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज गैलेक्टेंस मैलेंस मिनरल्स की बनी होती है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, जो मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वही अगर प्लांट्स की, बाकी प्लांट्स की बात करें तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन प्रोटीन। अच्छा, प्लांट में पीपी बार बार आ रहा है, उसमें सेलुलोज गैलेक्टेंस मैलेंस मिनरल्स, इसमें क्या है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन प्रोटीन किसमें आ रहा है, रट लो याद हो जाएगा। अच्छा, वही अगर बात करें जो नई यंग प्लांट में सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, प्राइमरी वॉल होती है, ये ग्रोथ करने में कैपेबल होती है। शुरुआत में डिम्डिश छोटी मतलब बाद में ये छोटी होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो होती है मेच्योर हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, तो अंदर सेकेंड वॉल बनती जाती है। सेकेंड वॉल किस साइड बनती है, तो बात करें अंदर साइड बनती है, इनर साइड बनती है, टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड बनती है। अच्छा, दो सेल वॉल को जोड़ने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं मिडल लेमला, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है। अब इन दो सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, तो क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइवर सेल्स। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं वो आपस में मिलके वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपस में मिलकर वर्क कर रहे हैं तो उनको मिलके काम करने के चक्कर में, कोऑर्डिनेशन फैशन में वर्क करने के चक्कर में उनको इस साथ अपन लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल दिया। ये कौन कौन से हैं, तो ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, क्योंकि आपस में मिलकर काम करते हैं। अभी देखेंगे क्या क्या काम मिलकर करते हैं। वही अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परागोसोम, इनको अपन ये कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं करते, इसलिए उनको अपन लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर नहीं करते। तो सबसे पहले अपन लोग ईआर पढ़ने वाले। ईआर अगर देखें तो इधर देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर देखो ईआर देखो निकला हुआ है, इससे निकला है ऐसे करके न्यूक्लियस से। अच्छा,
और कुछ यार देखो ऐसे गोले गोले के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो ऐसे निकला हुआ है इसके ऊपर देखो ये देखो वो मोती जैसे प्रेजेंट है, तो मोती नहीं है, वो प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लेकिन ये पाइप जैसे इनमें देखो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले। तो वही बात यहाँ पे लिखी है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करें तो नेटवर्क रेटिकुलम स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म, ER डिवाइड इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंशन, ल्यूमिनल मतलब इनसाइड ईआर भाई अंदर साइड, तो इनसाइड ईआर बाहर साइटोप्लाज्म होता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ईआर बात करें तो राइबोसोम अटैच होता है, तो उनको क्या बोल देंगे भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें नहीं होता है तो उनको स्मूथ दिखते हैं तो उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम है, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन में। वही बात करें एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यू विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से स्टार्ट होना, देखो ना एकदम से यहीं से आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से भाई रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ वाले बात करें तो इनका काम क्या है भाई सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसाइज कराने में ये काम करते हैं। तो भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो वर्क है, प्रोटीन सिंथेसिस और स्टेरॉइडल प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन में इनका काम क्या है भाई लिपिड में, और लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन को सिक्रेट कराने में इनका वर्क हेल्प करते हैं। वहीं अगर बात करें गोल्जी बॉडी की जो चीज़ें जो है, अब इसके तुरंत बाद यहाँ पे ये न्यूक्लियस होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ जो चीज़ें बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहीं यहाँ गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, तो वो गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई हो जाती है। तो इसलिए देखो साथ साथ वर्क कर रहा नहीं कर रहा। तो वही गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी के नाम जो डिस्कवर किसने किया था, कैमलो गोल्जी ने। क्या देखा, डेंस स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस के पास देखी। तो इसमें क्या है फ्लैट डिस्क शेप शैक जैसे प्रेजेंट है, देखो इनको क्या बोलते हैं सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती हैं। ये स्टैक्स पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल ऐसे स्टैक्स गड्डी के फॉर्म में लगे रहते हैं। सिस्टर्नी या कनेक्टिवली अरेंज्ड, कंसेंट्रिकली न्यूक्लियस के कंसेंट्रिकली अरेंज होता है। अब इनके दो फेस होते हैं, दो फेस कौन सा, सिस और ट्रांस, मतलब न्यूक्लियस के साइड जो फेस है उसको बोलते हैं सिस, और जो दूर साइड है उसको ट्रांस। सिस वाला जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और ये फॉर्मिंग क्योंकि भाई जो भी यहाँ ईआर में बना है उसको क्या किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, और बाद में यहाँ तक आते थे मेच्योर करके बाहर निकाल दीजिए, तो इसको ट्रांस फेस या कॉन्केव और मेच्योरिंग फेस बोलते हैं। इधर वाला कॉन्केव, उधर वाला भाई क्या है कॉन्वेक्स है। न्यूक्लियस के साइड वाला क्या है कॉन्वेक्स सिस फेस है, इधर कॉन्वेक्स सिस, और इधर क्या भाई कॉन्केव और ट्रांसफेस होता है, बाद वाला ट्रांसफेस होता है। तो ये एकदम से इंटरली डिफरेंट है लेकिन इंटरकनेक्ट है, क्योंकि भाई यहाँ जो बना वो इधर मॉडिफाई होकर बाहर निकाला गया। अच्छा, तो इनका काम क्या, गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स डिलीडर आइदर इनटू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल भी सीक्रेट कर सकते हैं, पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। सिस फेस से देखो गोल्जी बॉडी से ईआर फ्यूज रहता है, मूव टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेस। अब अगर बात करें तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको भाई क्या बोल दिया भाई देखो साथ साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होगा। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइंग द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस बिफोर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। तो जो भी आया वहाँ से प्रोटीन बन के उनको मॉडिफाई कर दिया गया। इंपॉर्टेंट साइट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड क्योंकि भाई देखो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, कौन सा वाला रफ वाला, और वो लिपिड बनाता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का क्या हो गया, ये साइट जो है इंपॉर्टेंट साइट होती है। भाई अगर बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है भाई गोल्जी बॉडी से एक पैकेज होकर वेसाइकल आई है, जिसको क्या बोल दिया भाई अपन लोगों ने लाइसोसोम बोल दिया। तो लाइसोसोम की अगर बात करें तो ये क्या है भाई मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि प्रोसेस पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग से बनी है। इसमें क्या होता है सारे टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लगभग प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, जो ऑप्टिमल एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर ऑप्टिमल एक्टिव होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होगा, जैसे डाइजेस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होती है कि एक खाली स्पेस सब मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंडेड खाली स्पेस पड़ा रहता है जो सिंगल लेयर से कनेक्टर मतलब कवर रहता है, टोनोप्लास्ट जिसको बोल देते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड शेप फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, के जो यूजफुल नहीं है। सिंगल मेम्ब्रेन को कवर करती है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। 90% वॉल्यूम जो है ये इसका कवर करके रखते हैं। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन इनटू द वैक्यूल। अपने अंदर ले लेते हैं जो भी खाली पीले का पड़ा हुआ है उसको। हेंस कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, कभी कभी होता है कि अमीबा में क्या होती है वैक्यूल पाई जाती है, इसको बोलते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो इंपॉर्टेंट होती है ऑस्मो रिलेशन और एक्सक्रीशन में। और प्रोटिस्ट कुछ होते हैं उनमें फूड वैक्यूल पाई जाती है, जो कैसे बन जाती है, इंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल से बन जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस एंड स्पेसिफिकली, ये जो होती
स्टेंड अगर ना करो तो उसको इजीली विजुअल नहीं कर सकते, स्टेंड करके अपन लोग इजीली विजुअल कर सकते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया % वेरिएबल हो सकती है, जैसे कि भाई उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में, क्यों, क्योंकि ये भाई एटीपी प्रोडक्शन हाउस है, तो इसलिए भाई जहाँ पे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वहाँ ज़्यादा होगी। तो और साइज भी इसका थोड़ा बहुत मतलब वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है भाई, सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप होता है। डायमीटर बात करें तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ की बात करें तो 1 से 4 माइक्रोमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो बातें यहाँ कर रहे हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये है, और साथ साथ में प्लास्टिड भी, वो भी भाई ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही है। इसमें भी भाई एक सिंगल मतलब एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, तो उसमें भी पाया जाता है, और ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। उनमें भी फोल्ड होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, उसमें भी हैं थोड़े बहुत, तो वही बातें यहाँ भी देखो। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर मेम्ब्रेन इट्स ल्यूमिनल डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्टली होता है, 2 ल्यूमन होते हैं भाई, एक आउटर ल्यूमन हो गई, एक इनर ल्यूमन हो गई। इनर ल्यूमन में मैट्रिक्स भरा होता है, हाँ, तो वही बात लिखी यहाँ पे कि इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनेली। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करते हैं भाई, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मेम्ब्रेन है ऑन, दोनों मेम्ब्रेन में अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी फंक्शन होते हैं, इनका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन आप लोग पढ़ेंगे भी, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मैट्रिक्स में इसके अलावा सिंगल एक डबल स्ट्रैंड डीएनए भी प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर होता है, कुछ आरएनए प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, 70S वाला राइबोसोम उसमें भी प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। अच्छा, कंपोनेंट्स रिक्वायर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसिस करने के कंपोनेंट भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड करते हैं। प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड क्या होता है, सभी प्लास्ट में और एगुलिना में प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं इसलिए थोड़ी आसानी से भी दिख जाते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट की प्रेजेंस के बिहाफ पर इनको 3 तरीके से डिवाइड किया गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो इसमें क्या क्या आता है भाई, 3 में कौन कौन से भाई, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो क्लोरोफिल हो गया, और इसके अलावा कैरोटिनॉइड हो गया। ये किसके लिए होता है, टैपिंग ऑफ लाइट के लिए, तो किसमें हेल्प करेंगे भाई, फोटोसिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट बात करेंगे, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल, जो किसके लिए होते हैं, कलर के लिए, तो ये कौन कौन से होंगे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर दे देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बात करें, ये कलरलेस होते हैं, लेकिन ये स्टोर न्यूट्रिएंट्स करने में हेल्प करते हैं। 3 तरीके होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट बात करें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटैटो में, और इलियोप्लास्ट बात करें स्टोर करते हैं ऑयल या फैट। एलियोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये वाला स्टोर वाला, ये कलरलेस प्लास्टिड है, जो कि शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट्स की व्याप इनका थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। अच्छा, अब अगर बात करें तो इसमें भी देखो 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब इनमें बात करें तो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक सिक्के को बोलते हैं अपन थैलेकॉइड की, कई सारे सिक्कों की गड्डी को पूरे को बोल देते हैं अपन लोग ग्रेना, और एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म जो होता है, ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स में। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो बात करें तो मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं, और वो भी लीव्स में पाए जाते हैं। लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल शेप हो सकते हैं, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड एंड रिबन लाइक हो सकते हैं। अब वेरिएबल करते हैं, 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबाई होती है, चौड़ाई हो सकती है 2 से 4 माइक्रोमीटर की हो सकती है। नंबर भी वेरी कर सकते हैं, जैसे 1 हो सकता है क्लेमेडोमोनास में, और 20 से 40 हो सकते हैं पर सेल में, एल्गी में हो सकते हैं, एल्गी की मेसोफिल में हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग इसमें डबल मेम्ब्रेन, वही बातें सारी लिखी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है, बॉर्डर बाय इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, उसको स्ट्रोमा बोल देते हैं। वही बात करें मेम्ब्रेन जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, उनको क्या बोलते हैं, मतलब थैलेकॉइड। इन द स्ट्रोमा थैलेकॉइड आर अरेंज्ड स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स, एक गड्डी गड्डी बना देंगे, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना, और इसको सिंगुलर क्या है, ग्रेना। और ये ग्रेना जो मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स जो हैं आपस में जुड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो 2 थैलेग्रेना को ज्वाइन करने वाले क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। अब थैलेकॉइड जो इनक्लोज करते हैं स्पेस, उस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमिनल। जैसे इसके स्पेस क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, पूरे स्पेस क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, लेकिन जो एक सिक्के के अंदर की स्पेस है उसको बोलते हैं भाई ल्यूमन बोल देते हैं। इसके अलावा इनके क्लोरोप्लास्ट में भी कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड वाला है वो भी यहाँ लिखा होगा शायद, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, थैलेकॉइड में प्रेजेंट है। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल 70S वाले प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन साइटोप्लाज्म में 80S वाले होते हैं, यहाँ कौन से 70S वाले होते हैं। अच्छा, राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम क्या है, आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है, ये 2 सब यूनिट, तो लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट बात करें तो भाई 80S और 70S टाइप होते हैं। 80S वाले यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में 70S वाले, 80S को 20 कम कर दो 60 और 40 में, इस 70S वाले को 50 और 30 में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, सेडबर्ग का मतलब सेडबर्ग यूनिट होता है कि क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, मतलब इनडायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी का या साइज का मेजरमेंट कराता
है। इतनी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगर अपन लोग। अभी जो होते हैं ये सराउंड रहते हैं, जो राइबोसोम होते हैं ये सराउंड रहते हैं प्रोटीन्स एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन सराउंड नहीं रहते, प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले करी थी जॉर्ज पैलाडे ने। एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहती है, राइबोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया, जॉर्ज पैलाडे ने किया था। साइटोस्केलेटन क्या होता है, एलेबोरेट एकदम से नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स, प्रोटीनिसियस होता है, माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रो फिलामेंट और इंटरमीडिएटेड फिलामेंट का बना होता है। साइटोस्केलेटन जैसे कि अपने हड्डियों से पूरा शरीर टिका हुआ, वैसे इस सेल को भी भाई सपोर्ट करने के लिए कौन है, साइटोस्केलेटन होते हैं भाई। माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट इंटरन्यूक्लियर फिलामेंट से बने होते हैं। मैनी फंक्शंस होते हैं किसके सपोर्ट में, मोटिलिटी में, और इसके अलावा शेप ऑफ द सेल में होता है और सारे काम करते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग सीलिया ऑफ लेजरा की, सीलिया ऑफ लेजरा को सिंगुलर सीलियम और इसको सिंगुलर फ्लैजेलम बोलते हैं। ऐसे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्या होता है कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, लंबे लंबे ऐसे लंबे लंबे माइक्रोट्यूब्यूल। अगर इसको ऐसे करके कट करके देखें ऊपर से ऐसे देखें तो इसको क्या दिखेंगे अपन को, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट दिखेंगे अपन को, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट दिखेंगे जो कि आपस में इंटर कनेक्टेड है किससे भाई, इंटर डबलेट बेल्ट से। और ये जो इसके बीच में 2 डबलेट पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं अपन लोग भाई बीच वाले हो गए तो सेंट्रल शीथ इसको कवर करती है, और इसको क्या बोलती है भाई, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोल देते हैं। ये आपस में ब्रिज से कवर रहते हैं। अच्छा सेंट्रल शीथ से ये लोग आपस में ऐसे रेडियल स्पोक के थ्रू जुड़े रहते हैं, कहीं लिखा हुआ लिखा हुआ रेडियल स्पोक से ये आपस में जुड़े रहते हैं। और ये चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये इसका भाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यही बातें यहाँ लिख दी हैं भाई घुमा घुमा के, दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। कि बीच में एक्सोनिमा बोल देते हैं, जो भाई जो कई सारी माइक्रोट्यूब्यूल की लंबी लंबी ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनिमा। और बाहर ये कवर किससे, सेल मेम्ब्रेन से होती है। इसी एक्सोनिमा काट के देख रहे तो ऐसा दिख रहा है। अच्छा तो वही बातें लिखी, देखो पढ़ लो फटाफट। ये बात करें तो सीलिया ऑफ लेजर बात करें तो सीलिया जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और ये ओर जैसे वर्क करते हैं। लाइक ओर का मतलब होता है चाकू, जो उसका होता है ना, जो नाव चलाने वाला होता है उसके जैसे वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, या तो फिर सेल की मूवमेंट कराते हैं या फिर सेल के सराउंडिंग के फ्लूइड की मूवमेंट कराते हैं। फ्लैजिला बात करें तो ये थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, इनका सेल को मूवमेंट में ही काम होता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनका फ्लैजिला थोड़ा डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। अच्छा अपन लोग यूकैरियोट का पढ़ना है क्योंकि अपन लोग यूकैरियोटिक सेल से पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोटिक बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात वही कर दी कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सीलियम ऑफ लेजर में देखा गया तो कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिमा, कोर को क्या बोलते हैं भाई, एक्सोनिमा बोलते हैं। पॉजेस द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनिमा यूजुअली हैव 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स सच एज एक्सोनिमा माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्ड एज 9+2, क्योंकि 9 बाहर बाहर है, 2 क्या है बीच में, 9+2 अरेंजमेंट। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाई ब्रिज, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स ब्रिज से कनेक्ट है। एनक्लोज्ड बाई या सीट से एनक्लोज्ड है। कनेक्टेड जो होते हैं साइड से किससे रहते हैं भाई, बात करें तो पेरिफेरल डबलेट से किससे रहते हैं, रेडियल स्पोक से कनेक्ट रहते हैं। 9 रेडियल स्पोक्स होती हैं तो फिर भाई 9 से जुड़े हैं। पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटर कनेक्टेड बाई लिंकर्स, लिंकर से जुड़े हुए हैं। सीलियम ऑफ फ्लैजेलम जो होते हैं ये सीलियम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी से ये जो है निकलते हैं। तो इतनी बात आती है। तो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी, तो सेंट्रियोल को भी पढ़ लेते हैं भाई, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकले हैं। तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर सा है, इसी से बाद में अपन लोग वो नहीं पढ़ाएंगे ना कि भाई स्पिंडल फाइबर और एस्टरेज राइज होंगी तो उनको एक साथ अपन लोग एपरेटस बोल देंगे। तो भाई 2 सेंट्रियोल इस तरीके से आपस में 90 डिग्री पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं तो इनको क्या बोल देते हैं भाई, सेंट्रोसोम बोल देते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या है भाई, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से, ये अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड है। कार्ट व्हील जैसा होता है, बिल्कुल ऐसी शेप लगभग होती है, बस ये ट्रिपलेट होता है, मतलब 3-3 गोले होते हैं और ये वाला जो होता है ऐसे करके जुड़ा रहता है। तो ये कार्ट व्हील जैसे दिखता है और ये सेंटर में कुछ होता नहीं, तो ये आपस में ऐसा रेडियल से ऐसे करके जुड़ रहते हैं बीच में। तो ये बीच में इस पोजीशन को हब बोलते हैं जहाँ पे सारे जुड़ते हैं आगे। तो यही सेम स्ट्रक्चर लगभग होती है, बस थोड़ी सी चेंज है कि 9 होते हैं और बीच में कुछ नहीं होता और जुड़े होते हैं। तो वही वाला लिखी है, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रल ट्यूब्यूल्स प्रोटीन सच्ची प्रोटीन के देखना। ईच ऑफ द पेरिफेरल fibrous triplet, the adjacent triplets are also linked. The central part of proximal region of the centriole is also proteinaceous hub which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of proteins. Centriole form the basal body of the cilium and flagella, आप ही पढ़ के आए अपन लोग। spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division एनिमल सेल। तो स्पिंडल फाइबर भाई और सेल एपरेटस बनाएंगे भाई, स्पिंडल एपरेटस बनाएंगे, यही सब मिलके आपस में। अब वहीं अगर बात करें तो अपन लोग इसको आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस सबसे बड़ी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। न्यूक्लियस की बात करें स्टैंड करके बेसिक डाई से देखते हैं अपन लोग, तो बेसिक डाई से देखते हैं, ठीक है बात समझ में। न्यूक्लियस स्टैंड बाय बेसिक डाई अपन लोगों ने पढ़ा था कि वो भाई एसिडिक पीएच पे वर्क करता है, कौन लाइसोसोम। वहीं अगर बात करें जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन मतलब कि जब डिवाइडिंग टाइम पर जो होता है जो कंटेंट होता है वो एक रेगुलर फॉर्मेट में होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन क्रोमेटिन क्या है कि इन डिवाइडिंग टाइम पर क्या होता है भाई,
वहाँ लाइसोसोम में लिखा था एसडीपीएच वर्क करता है, ये भाई बेसिक डाइसिस्टीन होता है। अच्छा इसको बात करें तो क्रोमैटिन वर्ड जो है फ्लेमिंग है। क्रोमैटिन क्या होता है, जब डिवाइडिंग, जब नॉर्मल टाइम पर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिखरा रहता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। लेकिन जब डिवीजन का टाइम होता है तो वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम के फॉर्मेट में कंडेंस हो जाता है, तो क्रोमैटिन वर्ड किसने दबाया, फ्लेमिंग ने दिया भाई। वहीं अगर बात करें हम लोग interface nucleus of cell when it's not dividing has a highly extend and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। वही बात करें न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस भी बोल देते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है भाई, एक एक्स्ट्रा मतलब जगह प्रेजेंट रहती है, उसमें बॉडी प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, जो किसी भी चीज़ से कवर नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके चारों तरफ। तो न्यूक्लियर एनवलप ऑफ, अब जो इसका न्यूक्लियर एनवलप है वो दो, ये भी दो में कवर है, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैं इसमें। अब जो 2 मेम्ब्रेन होती है वो आपस में ऐसे, तो बीच में जगह बच जाती है, उस जगह को क्या बोल दिया भाई, पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। वही अगर बात करें हम लोग, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लोग पढ़ा है, आल्सो बियर्स राइबोसोम वाली से जुड़ी रहती है। न्यूक्लियस एनवलप जो होते हैं वो कहीं पे ऐसे जुड़ जाता है, वहाँ पे क्या बन जाएगा, जगह बन जाएगी, उसको उगा लिया भाई, न्यूक्लियस में पोर हो गया, तो माइन्यूट पोर्स हो जाता है। न्यूक्लियर एनवलप इंटरप्रेटेड बाय माइन्यूट पोर्स द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर बोल देते हैं इसको। इससे क्या होता है कि पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। नॉर्मली क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि मेच्योर सेल में, किसमें जैसे कि अपन लोग इरेथ्रोसाइट पढ़ते हैं ह्यूमन की आरबीसी में, और सीव ट्यूब में नहीं होता है, कहीं के ज़्यादा भी हो सकते हैं एक सेल से। अच्छा वही अगर बात करें हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, बताया ना एक स्ट्रक्चर, ये बॉडी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ये काम क्या करता है, सुना बात को, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है उसमें। न्यूक्लियोलाई जो होता है, न्यूक्लियोलाई जो होता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, जो कि किसी भी चीज़ से न्यूक्लियोलस कंटेन्स विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि ये किसी भी बाउंड से कवर नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। इट इज साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए साइट है, और लार्ज एंड मोर नंबर में कहाँ पाई जाती है, तो वहाँ पाई जाती है जहाँ पर एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, भाई आरएनए बना रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस वाली जगह पर ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा इंटरफेस में हम लोग बात करते हैं, तो इंटरफेस में क्या होता है भाई, ये क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, नेटवर्क फैला रहता है, तो क्रोमेटिन बोलते हैं उसको। अच्छा क्रोमोसोम कब बन जाता है, जब भाई ये डिवाइडिंग टाइम पे होता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। अच्छा भाई, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें बेसिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रेजेंट होती है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, और आरएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको अपन लोग डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 या 23 क्रोमोसोम में फैला रहता है। अच्छा अब जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें क्या भाई, इनके बीच में जहाँ पे जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं भाई सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पे तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं काइनेटोकोर, इन्हीं से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं जब सेल डिवीजन के टाइम पर, तो भाई लिखा है कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर। अच्छा सेंट्रोमियर जो है उसको होल्ड करके रखता है बीच में, तो जो होल्ड करने की पोजीशन है सेंट्रोमियर की वो कहाँ पर है, इस यहाँ पर 4 तरीके के होते हैं। अगर बिल्कुल सेंटर में तो उसको बोलते हैं भाई मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ा सा हटके तो उसको सब मेटासेंट्रिक, अगर बिल्कुल साइड के ही में ही है तो उसको बोलते हैं एक्टोसेंट्रिक, अगर एकदम टॉप पे प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। तो इसमें क्या बराबर की आर्म हो गई, इसमें एक छोटी एक बड़ी आर्म हो गई, इसमें ज़्यादा छोटी और एक बड़ी आर्म हो गई, इसमें शॉर्ट आर्म लगभग नेग्लिजिबल टाइप की है ही नहीं। अच्छा इनको भाई वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा है। इनको छोटी आर्म को पी और बड़ी आर्म को क्यू बोलते हैं, ये भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा। अच्छा इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्टर, जहाँ पे पहली परिवार जुड़े हैं, और जहाँ पे एक बार और कभी कभी किसी में क्या होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब एक बार और न्यूक्लियस से पतला मतलब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है, सम ऑफ फ्यू क्रोमोसोम क्या होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है कांस्टेंट लोकेशन पर, अपीयर ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, उसको सैटेलाइट पोर्शन बोलते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो सब में प्रेजेंट नहीं होता है हर क्रोमोसोम में, लेकिन हर सेल में लगभग प्रेजेंट होता है। अच्छा माइक्रोबॉडी क्या होती है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं। अगर भाई बात करें ईआर बात करें तो ईआर का काम क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बनवाता है। ग्रेना इज द इन द प्लास्टेड इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा जो होते हैं डार्क रिएक्शन, ये सारी बातें आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी को पूरा 100% कवर कर लिया है।